सर आंकड़ों को देखें तो आंकड़े बहुत सारे, अगर सेक्टर वाइज हम आंकड़े देखें, एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिए या फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़ दीजिए, जहां कोविड के दौरान भी ग्रोथ थी, चाहे थोड़ी थी चाहे ज़्यादा थी, अगर आप सामने चार्ट देखें तो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज में आप स्टॉक मार्केट को जोड़िए और एग्रीकल्चर देखिए तो ये ग्रोथ थी। लेकिन बाकी सारे आंकड़े अब ये दिखा रहे हैं कि हम मोर और लेस कोविड से पहले के लेवल पर हैं। इन आंकड़ों को खोलकर देखें तो कहाँ खुशी और कहाँ गम दिखेगा? आंकड़ों में मैं जैसे अगर आप केवल सर्विसेज सेक्टर को लें, सर्विसेज सेक्टर थोड़ा लैग कर रहा है, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज थी, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, लोगों का आना जाना बंद हुआ था और कोविड के कारण तो जो कॉन्टेक्ट बेस्ड सर्विसेज थी उनकी रिकवरी की रफ्तार उतनी अच्छी नहीं रही है। अभी तक रिकवरी उस स्थिति में नहीं आई जो कोविड से पहले थी। हम फिर यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि कोविड के पहले से तुलना करना बहुत अच्छी तुलना नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्तर नहीं था। तो अगर आप सर्विसेज सेक्टर को देखें तो वहाँ ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री थोड़ी स्लो दिखाई देती, रिकवरी की ट्रेजेक्ट्री। एग्रीकल्चर ने बहुत सपोर्ट किया है, कृषि की विकास दर लगातार कंसिस्टेंटली बनी रही और उसकी वजह यह है कि हम और ज़्यादा नहीं गिरे। मैन्युफैक्चरिंग में हमें रिकवरी दिखाई देती है, मैन्युफैक्चरिंग में धीमे धीमे चीज़ें ऊपर आना शुरू हो रही हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर अगर आप देखिए तो 9.9% है जो माइनस में थी। इसमें सारे आंकड़ों में शुभ में एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि सारे आंकड़े बेस इफेक्ट के साथ आ रहे हैं, और जब बेस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब पिछले साल आप बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं तो जितना हिस्सा आप ऊपर चढ़ने में लगाएंगे वो आपकी ग्रोथ के हिस्से में माना जाएगा। तो इन आंकड़ों को एक पिंच ऑफ साल्ट के साथ जरूर लिया जाता है जब बेस इफेक्ट होता है, और इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि आप इन प्रतिशत ग्रोथ के बजाय एब्सोल्यूट टर्म में मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन कोविड से पहले कितना था और मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन अब कितना है, इस वैल्यू टर्म में देखें तो इसे समझ में आएगा। दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं इसमें, बाकी अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग परफॉर्मेंस है, पर हमारे आपकी दृष्टि से, हमारी आपकी जेब के लिए, हमारी कैमरामैन टीम की जेब के लिए इसका मतलब क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कीमती है शुभम हम लोगों का खर्च, खपत। क्योंकि सरकार तो 10% जीडीपी में 10-12% से ज़्यादा का हिस्सा नहीं रखती। हम आप जो खपत करते हैं, खर्च करते हैं, उसी पर सब कुछ चलता है। वहाँ हम, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, लॉसेज अलग कर दें, एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो हम प्री कोविड लेवल के आसपास आकर खड़े हो गए हैं। यानी करीब करीब 82 लाख करोड़ रुपए के आसपास का प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, जो 83-84 लाख करोड़ के आसपास के आकर खड़ा हो गया है। इसलिए हमें लगता है कि जो स्थिति कोविड से पहले थी वो उस तरीके के खर्च की एब्सोल्यूट नंबर में पिक्चर दिखाई देती, पर जो लॉस हुआ है बीच में, जो लोगों ने नहीं खरीदा, जो शॉपिंग नहीं की या जो उनकी नौकरियां गई, वो रिकवरी इसमें नहीं दिखाई देती। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ ये दिखाई देती कि सरकार का खर्च 2014 से लेकर 2021-22 तक लगभग 10% के आसपास रहा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये, सरकार ने मदद की कोविड के दौरान, पर अगर आप पूरे लंबी ट्रेजेक्ट्री का ग्रोथ देखें शुभम, 2014 से लेकर 2021-22 तक तो सरकार के खर्च में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई कोविड के दौरान। औसत सरकारी खर्च की जो वृद्धि दर थी वो 2014-15 में करीब करीब जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर की जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 10% से ऊपर थी, और वो हम वहीं पर खड़े हुए हैं। और इसलिए तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां से रोजगारों की संभावना दिखाई देती, वहां एक उम्मीद की और किरण दिखाई देती। प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग हम कोविड से पहले खड़े हुए हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी निजी कंपनियों का निवेश है, वो भी अब करीब करीब 47% के आसपास आ गया, जो 46% था। इसमें बड़ी गिरावट कोविड के दौरान नहीं आई थी, 5% की ही गिरावट आई थी। तो ये वो हिस्से हैं जहां जिन हिस्सों से आपको राहत और संतोष दिखाई देता है, जिनके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि मोटे तौर पर अगर आप 20-25 इंडिकेटर माने तो उन 20-25 इंडिकेटर्स में से 10-12 या 15 इंडिकेटर्स इस बात का संकेत दे रहे हैं कि गड्ढे से हम निकलकर बाहर खड़े हो गए हैं, बाहर आकर खड़े हो गए। और इसलिए अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में शुभम देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर कोविड से पहले और कोविड के बाद में केवल 1.6% का फर्क है। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ केवल 1 से 1.5% की एब्सोल्यूट ग्रोथ है, बाकी तो घाटा भरने में निकल गई। उसके बाद भी हम घाटा रिकवर नहीं कर पाए। जीडीपी दो तरीके से आंकी जाती है, एक कांस्टेंट प्राइस पे, एक करंट प्राइस पे। करंट प्राइस की मतलब अभी जो बाजार का मूल्य है उसमें देश में पैदा होने वाली सभी वस्तुओं का और सेवाओं का क्या मूल्य होगा, और एक कांस्टेंट प्राइस पे यानी कि 2011-12 में जो मूल्य था उस हिसाब से अगर हम नापें तो जीडीपी में जितनी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं उनका क्या मूल्य है। आप देखिए, अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं तो जीडीपी 147 लाख करोड़ की है, लेकिन अगर हम करंट प्राइस पर देखते हैं तो जीडीपी 236 लाख करोड़ की बैठती है। सर ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? एक जगह 147 लाख करोड़, एक जगह 236 लाख करोड़। कोविड से पहले देखें तो हम 200 लाख करोड़ की करंट प्राइस पे थे, तब वहाँ 145 लाख करोड़ थे। ये 36 लाख करोड़ का जीडीपी
ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो गया? यही भारत के जीडीपी की सबसे बड़ी विसंगति, और जो हमें सामान्य उपभोक्ता के तौर पर कारोबार करने वाले लोगों को समझना ज़रूरी है, और जो बात सरकार को भी इस पूरी व्यवस्था में समझना ज़रूरी है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब एक निर्धारित कीमत के ऊपर जीडीपी का, आप चाहे वो एक बोरा अनाज उगाते हों या आप एक फैक्ट्री में कार बनाते हैं, उसका मूल्यांकन है। और जब उसमें महंगाई की दर जोड़ दी जाती है तो उसका वर्तमान मूल्य निकलता है। महंगाई को हटाकर ही आपकी इनकम की बढ़ोतरी नापी जा सकती है, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है उतनी ही आपकी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ती है। और इसीलिए जीडीपी की पैमाई शुभम दो पैमानों पर होती है। एक जगह से आप ये नापते हैं कि वास्तव में महंगाई के बाद आपकी इनकम कितनी बढ़ी, और ये जो गैप है, इस गैप के बहुत सारे आयाम हमको अपने आसपास दिखाई देते हैं, और ये बहुत बड़ा गैप है। और ये गैप सरकार को फिलहाल अभी मदद कर रहा है फिस्कल डेफिसिट को कम दिखाने में, जीएसटी के संग्रह में, पर अर्थव्यवस्था की सेहत की दृष्टि से ये गैप बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि 147 लाख करोड़ रुपए का विशुद्ध मूल्य है उत्पादन का, और 236 लाख करोड़ रुपए का मूल्य है उत्पादन का महंगाई जोड़कर। और अगर आप ग्रोथ रेट में देखें तो 4% और 10%, यानी करीब करीब अगर आप भारत की जो स्थायी मूल्यों पर आर्थिक विकास दर, उसको महंगाई मूल्यों पर आर्थिक विकास दर से तुलना करें तो महंगाई का कंट्रीब्यूशन 10% तक हो जाता है। तो ये जो 10% की महंगाई के साथ ग्रोथ वापस लौट रही है, ये परचेजिंग पावर को खत्म कर रही है, ये कंपनियों की तरफ से नए रोजगारों की संभावनाओं को खत्म कर रही, और ये वो विकास दर है जो विकास दर हम सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हर गणना महंगाई निकाल कर ही होती है। विशुद्ध लाभ आपको बैंक के अकाउंट में रखे हुए बचत पर कितना पैसा मिला, ये भी महंगाई नाप कर तय होगा। आपकी तनख्वाह हर साल कितनी बढ़ी, ये भी महंगाई को अलग करके तय होगा। कंपनी के मुनाफों में महंगाई कितनी अलग हुई। तो महंगाई के साथ आ रही आर्थिक विकास दर देखने में बड़ी लगती है, पर दरअसल ये विकास दर हमारी जेब में बड़ा छेद कर रही है, और ये फर्क हमें इसमें दिखाई देता है, और ये अंतर काफ़ी बढ़ चुका है। 2014-15 में शुभम 105 लाख करोड़ रुपए का भारत का रियल जीडीपी था, और 124 लाख करोड़ के आसपास का नॉमिनल जीडीपी था, यानी महंगाई वाला जीडीपी था। ये बढ़ते बढ़ते बनकर 147 और 236 लाख करोड़ के आसपास का हो गया। तो ये बताता है कि हम ग्रो अगर इस गति से कर रहे थे तो हमारी महंगाई इससे ज़्यादा तेज गति से बढ़ रही थी। तो जब भी महंगाई की विकास दर, महंगाई बढ़ने की दर जीडीपी ग्रोथ रेट से इतनी ज़्यादा हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा असर लोगों की खपत और जेब पर पड़ता, और वही परिस्थिति हमें आज सामने बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अब सर, आंकड़ों के हिसाब से अगर मान लीजिए 147 लाख करोड़ के हिसाब से, आंकड़ों के लिहाज से हम प्री कोविड लेवल पहुंच गए, ये आंकड़ा बताता है। अब यहाँ से दरअसल असली चढ़ाई शुरू हो रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर हमको छोड़कर जाती है। इस चढ़ाई में चुनौतियाँ सबसे बड़ी कौन सी होंगी? इस चढ़ाई की सबसे बड़ी चुनौती, जिसका हमने जिक्र किया, कि भारत की आर्थिक विकास दर विशुद्ध रूप से इनकम बढ़ने से नहीं आ रही है, लोगों की सेल्स बढ़ने से नहीं आ रही है, सरकार का राजस्व, लोगों की कमाई या खपत बढ़ने से नहीं आ रहा है, सब कुछ महंगाई बढ़ने से आ रहा है। अगर आप कंपनियों के मुनाफे देखें तो कंपनियों के मुनाफों में बढ़ोतरी हुई कि उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, पर उनके वॉल्यूम्स घटे हैं। चाहे वो एफएमसीजी कंपनियों को ले लें, चाहे आप ऑटोमोबाइल कंपनियों को ले लें। तो अर्थव्यवस्था में वास्तविक विकास दर के लिए सरकार को बिल्कुल दूसरी कहानी ही यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। महंगाई को काटना और वास्तविक आर्थिक विकास दर को घटाना, यानी ये जो खाई है महंगाई वाली विकास दर और गैर महंगाई वाली विकास दर के बीच, जब तक ये कम नहीं होगी, या तो ये इतनी बढ़े कि महंगाई नीचे आ जाए। आपकी इनकम अगर 2% से बढ़ रही है और आपकी जिंदगी जीने की लागत 10% से बढ़ रही है, आप ये मान के चलिए कि आपकी आय 4% से बढ़ी पिछले साल में, और आपकी जिंदगी जीने की लागत 10% से बढ़ी, तो आप गरीब ही हैं, आपकी आर्थिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। ये सबसे बड़ी चुनौती। और इसलिए चारों तरफ से आप देखिए तो चाहे जो भी एजेंसी हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आरबीआई हो, आईएमएफ हो, इवन सरकार के अपना वित्त मंत्रालय हो, वो ये मान रहा है कि जो रिकवरी की प्रोसेस हमने देखी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, भारत में भी देखी, भारत की राह उस रिकवरी में ज़्यादा इसलिए कठिन है कि एक तो आप किसी तरह से लंगड़ाते हुए आगे चले तो कोविड के वायरस ने पकड़ लिया, उसने ले जाके आपको गड्ढे में पटक दिया। उस गड्ढे से पूरी ताकत से जब निकल कर आप आए तो बाहर आपकी सर के ऊपर महंगाई का एक बड़ा पत्थर इंतजार कर रहा था, और जैसे ही आप उस गड्ढे से बाहर निकलकर समतल पर आए, यानी आर्थिक विकास दर 1-1.5% के आसपास आई, तो आपके पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा महंगाई का बोझ रख दिया गया। अब उस बोझ के साथ आपको अगली सीढ़ियां चढ़नी है, जो ऊपर चढ़नी, वो बोझ जितना बढ़ता जाएगा, सीढ़ी चढ़ने की गति या सीढ़ी चढ़ने की रफ्तार उतनी ही धीमी पड़ती जाएगी। ये सबसे बड़ी चुनौती है।